आज तारीख है 6 दिसंबर 2025 और कल ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा खत्म हुआ है। अब देखिए, ऊपरी तौर पर देखें तो ये एक और हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक विजिट थी। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ और ही कहानी बताती है। ये दौरा सिर्फ हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने से कहीं ज्यादा गहरा था। हाँ, असल में ये उस बड़े सवाल को और तीखा कर देता है जो पिछले कुछ सालों से भारत की विदेश नीति के केंद्र में रहा है। कौन सा सवाल? यही कि एक ऐसी दुनिया में जो साफ तौर पर दो गुटों में बंट रही है, क्या भारत वाकई दोनों पक्षों का करीबी दोस्त बना रह सकता है? अच्छा, तो पुतिन का ये दौरा इसी सवाल का एक लाइव टेस्ट केस है एक तरह से। बिल्कुल। और इसी वजह से दुनिया भर की राजधानियों में वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और ब्रुसेल्स तक इस दौरे की हर एक बारीकी को मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जा रहा है। ये कोई आम द्विपक्षीय दौरा नहीं है। ये एक ऐसे माहौल में हुआ है जब यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर पश्चिम के कड़े प्रतिबंध लगे हैं। सही है। इसलिए इस दौरे में हुई हर बातचीत, हर समझौता सिर्फ भारत और रूस के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात के लिए मायने रखता है। तो चलिए इसी बिसात को समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच ये 23वीं सालाना शिखर बैठक थी। तो इस बैठक से सबसे बड़ी हेडलाइन क्या निकली? देखिए, जो जानकारी हमारे पास है वो किसी एक बड़ी डील के बारे में नहीं है। अच्छा। बल्कि एक सोच में आए बुनियादी बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। कहा जा रहा है कि दोनों देश अपने रिश्ते को तेल और हथियार के लेन देन से आगे ले जा रहे हैं। तेल और हथियार के लेन देन से आगे, ये सुनना दिलचस्प है। हाँ, और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये बदलाव कितना बड़ा है। दशकों से भारत रूस का रिश्ता बहुत सीधा साधा था, एक खरीदार और एक विक्रेता। बिल्कुल, भारत दुनिया में रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था। और हाल के सालों में यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूसी कच्चे तेल का भी एक बहुत बड़ा खरीदार बन गया, तो रिश्ता इसी लेन देन पर टिका था। लेकिन हम रणनीतिक साझेदारी या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे शब्द तो सालों से सुनते आ रहे हैं, तो इस बार नया क्या है? क्या ये सिर्फ पुराने वादों को मतलब नए शब्दों में पेश करना है या जमीन पर वाकई कुछ बदल रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि डिप्लोमेसी में शब्दों का बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ बात शब्दों से आगे की है। अब जोर संयुक्त विकास, सह उत्पादन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर है। ओके। ये सिर्फ एक ग्राहक और दुकानदार का रिश्ता नहीं है, ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां आप मिलकर कुछ नया बना रहे हैं। इसको थोड़ा और समझाइए। यूं समझिए कि जब आप किसी से सिर्फ सामान खरीदते हैं तो रिश्ता सामान मिलने और पैसे देने पर खत्म हो जाता है। हाँ। लेकिन जब आप मिलकर कोई चीज डिजाइन करते हैं, उसे बनाते हैं, तो उसमें भरोसा, एक दूसरे पर निर्भरता और एक साझा भविष्य का नजरिया शामिल होता है। ठीक है, मुझे कोई ठोस उदाहरण दीजिए। ये को प्रोडक्शन असल में दिखता कैसा है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो भारत और रूस का एक बहुत कामयाब जॉइंट वेंचर था। हाँ बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए कि उसी मॉडल को अगली पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन, एडवांस्ड रडार सिस्टम या शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन टेक्नोलॉजी पर लागू किया जा रहा है। मतलब ये सिर्फ असेंबल्ड इन इंडिया का टैग लगाने की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के पहले दिन से डिजाइन रूम में होने की बात है। टेक्नोलॉजी का असल ट्रांसफर तब होता है, और हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि यही वो गेम चेंजिंग बदलाव है जिसकी नींव इस दौरे में रखी गई है। ठीक है, ये वाकई एक बड़ा बदलाव लग रहा है। तो चलिए इस दौरे में हुए समझौतों की डिटेल्स में उतरते हैं। सबसे पहले ऊर्जा की बात करते हैं, जो शायद सबसे संवेदनशील मुद्दा है इस वक्त। भारत को डिस्काउंट पर रूसी तेल मिल रहा है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी जीत है ना? ऊपरी तौर पर तो ये बहुत बड़ी जीत है। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करता है। हाँ। ऐसे में रूस से लगातार और डिस्काउंट पर तेल की सप्लाई मिलना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और महंगाई को काबू में रखने के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस दौरे में रूस ने ये भरोसा भी दिलाया है कि पश्चिमी दबाव के बावजूद ये सप्लाई बिना रुके जारी रहेगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। हाँ। और वो है इसकी छिपी हुई जियोपॉलिटिकल कीमत। अच्छा, वो क्या है? वो ये है कि हम जो हर बैरल तेल रूस से खरीदते हैं, उसे वॉशिंगटन और यूरोप की राजधानियों में रूस की युद्ध मशीन को फंड करने में मदद के तौर पर देखा जाता है।
ये बात सीधे तौर पर कही नहीं जाती, लेकिन ये भारत के पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों में एक तनाव पैदा करती है। तो एक तरफ आर्थिक फायदा है, तो दूसरी तरफ हमारे उन पार्टनर्स के साथ रिश्तों पर दबाव है जिनसे हम टेक्नोलॉजी और निवेश के लिए जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। चलिए अब रक्षा की बात करते हैं, जहां ये को प्रोडक्शन का आइडिया सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। रक्षा क्षेत्र में ये बदलाव सबसे ज्यादा क्रांतिकारी हो सकता है। अब तक हम सुखोई फाइटर जेट्स या T-90 टैंक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स खरीदते थे। हाँ, रेडीमेड। बिल्कुल। अब बात हो रही है कि भविष्य के हथियार भारत में ही बने, जिसमें टेक्नोलॉजी रूस की हो और मैन्युफैक्चरिंग भारत की। इसका मतलब है कि भारत सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। ये तो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। बहुत बड़ा। लेकिन यहां भी वही पश्चिमी दबाव वाला सवाल उठता है। अमेरिका ने पहले S-400 मिसाइल सिस्टम की डील पर केटसा प्रतिबंधों की धमकी दी थी। हाँ, दी थी। तो क्या इस बात का खतरा नहीं है कि भविष्य के इन को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स पर भी अमेरिका इसी तरह का दबाव डाले? हमारे सूत्रों के मुताबिक ये खतरा कितना वास्तविक है? ये खतरा बिल्कुल वास्तविक है और भारत की लीडरशिप इस बात को अच्छी तरह समझती है। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है, एक सोचा समझा जुआ है। ये दौरा असल में भारत की तरफ से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता का एक जबरदस्त प्रदर्शन है। मतलब हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम अपने फैसले अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर लेंगे, किसी के दबाव में आकर नहीं। हम आपके दोस्त हैं, लेकिन हम अपने पुराने दोस्तों को आपके कहने पर नहीं छोड़ेंगे। ये एक साफ संदेश है। हाँ, ऊर्जा और रक्षा के अलावा कुछ और क्षेत्रों में भी सहयोग की बात हुई है ना? हाँ, और ये क्षेत्र दिखाते हैं कि यह रिश्ता कितना विविध हो रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को आगे बढ़ाने पर बात हुई, खासकर कुडनकुलम प्लांट के विस्तार पर। ओके, को पूरा करने के बारे में नहीं है? नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनाने के बारे में भी है। इन सब समझौतों के अलावा इस दौरे की तस्वीरें ने भी बहुत कुछ कहा। राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर, उनका राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना, ये सब एक तरह का पॉलिटिकल थिएटर था जिसका मकसद एक वैश्विक संदेश देना था। बिल्कुल। कूटनीति में प्रतीकों की बहुत ताकत होती है। इस तरह का स्वागत दुनिया को और खासकर पश्चिमी देशों को ये दिखाने के लिए था कि बाहरी दबावों के बावजूद भारत रूस की दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी हैं। तो संदेश ये था कि ये रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतरा है और आगे भी मजबूत बना रहेगा। ये एक तरह से रूस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक वैधता भी प्रदान करता है जो पश्चिम उसे देने से इनकार कर रहा है। चलिए अब थोड़ा नंबरों की बात करते हैं। सूत्रों के मुताबिक 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को मौजूदा $69 बिलियन से बढ़ाकर $100 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हकीकत में मुमकिन है, खासकर जब व्यापार में इतना असंतुलन हो? ये सृष्टि की सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती है। कैसे? अभी जो $69 बिलियन का व्यापार है, उसमें ज्यादातर हिस्सा भारत द्वारा रूस से किए गए आयात का है, खासकर कच्चा तेल। और हमारा निर्यात बहुत कम है? बहुत कम। भारत रूस को बहुत कम सामान निर्यात करता है। इस विशाल व्यापार घाटे को पाटना बहुत मुश्किल होगा। ये लक्ष्य तब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक भारत रूस के बाजार में अपनी दवाइयों, कृषि उत्पादों, मशीनरी और IT सेवाओं के लिए एक बड़ी जगह नहीं बना लेता। तो इस खाई को भरने के लिए क्या कोई ठोस याचना है? देखिए, बातें तो हो रही हैं, जैसे कि रुपए रूबल में व्यापार को और आसान बनाना ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो। एक और आइडिया है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को तेजी से चालू करना, जिससे माल भेजने का समय और लागत दोनों कम हो जाएगी। लेकिन ये सब लंबी अवधि के प्रोजेक्ट हैं। मतलब फिलहाल तो ये व्यापार घाटा एक बड़ी चुनौती बना रहेगा। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये दौरा एक मजबूत संदेश तो देता है, लेकिन साथ ही भारत के लिए कई चुनौतियां भी खड़ी करता है। ये एक तरह से बहुध्रुवीय दुनिया में भारत के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये दौरा भारत रूस संबंधों का एक नया, आधुनिक और कहीं ज्यादा जटिल चेहरा पेश करता है। ये रिश्ता अब सिर्फ तेल और हथियार के लेन देन से बहुत आगे निकल चुका है। ये 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करने की कोशिश है, जिसमें टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सुरक्षा और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग जैसे तत्व शामिल हैं। तो भविष्य में हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए?
इस रिश्ते की असली परीक्षा कहाँ होगी? असली परीक्षा जमीन पर इन समझौतों को लागू करने में होगी। क्या रक्षा क्षेत्र में को प्रोडक्शन के ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वाकई शुरू हो पाते हैं? क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिर्फ कागज पर होता है या हकीकत में? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, क्या भारत इस रणनीतिक संतुलन को बनाए रख पाता है? क्या वो एक ही समय में रूस के साथ अपनी रक्षा और ऊर्जा साझेदारी को गहरा कर सकता है और साथ ही अमेरिका और पश्चिम के साथ टेक्नोलॉजी, व्यापार और निवेश में अपने संबंधों को मजबूत कर सकता है? तो ये दौरा एक नींव हो सकता है, लेकिन इमारत अभी बननी बाकी है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। इस दौरे ने ये तो साफ कर दिया है कि भारत ने दो नावों पर एक साथ सवारी करने का दांव खेला है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो इस दांव के क्या और कैसे के बारे में तो बताते हैं, लेकिन जो सवाल अनुत्तरित रह जाता है वो है कब तक? कब तक? हाँ, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार आपसे एक पक्ष चुनने की मांग कर रही हो, आप कब तक उस रस्सी पर चल सकते हैं जो दो विरोधी ध्रुवों के बीच तनी हुई है, इससे पहले कि वो रस्सी टूट जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कुछ सालों में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स तय करेगी।